नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। करीब सवा साल चली जंग के बाद गाजा में इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम को अमल में लाया गया है। इसकी शर्तों के तहत कैदियों की अदला बदली हो रही है और शनिवार को हमास ने इजरायल की उन 4 महिला कैदियों को छोड़ दिया जो उसके कब्जे में थी। अब सवाल यह है कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजरायल पर हमला बोला था, तब इजरायल ने खुला ऐलान किया था कि गाजा पट्टी से हमास के समूल खात्मे, पूर्ण विनाश तक ये जंग जारी रहेगी। इसमें इजरायल की फौज ने गाजा में न किसी नियम को माना, न कोई रहम दिखाया। अस्पताल हों, स्कूल हों, बुजुर्ग हों, महिला हों या फिर बच्चे, इंतकाम की आग में जल रहे इजरायल ने अंधाधुंध बम बरसाए, अंधाधुंध गोलीबारी की। यहाँ तक कि दुनिया के कई मुल्कों ने इसे युद्ध अपराध तक करार दिया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ तो इंटरनेशनल अदालत से वारंट तक जारी हुआ, लेकिन इजरायल नहीं रुका। इजरायल ने हमास के पॉलिटिकल चीफ हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर मारा। हमास के मिलिट्री चीफ याह्या सिनवार को गाजा में मारा गया। हमास की टॉप लीडरशिप के बहुत सारे लोग मारे गए और गाजा में तकरीबन 50,000 लोग मारे गए, लेकिन फिर भी इजरायल हमास के कब्जे से अपने सभी बंधकों को मुक्त नहीं करा सका और ना ही गाजा से हमास का नाम मिटा पाया। जैसे ही युद्ध विराम का ऐलान हुआ, वैसे ही हमास के लड़ाके अपनी सुरंगों से बाहर निकलकर गाजा पट्टी का कंट्रोल संभालने लगे, ठीक वैसे ही जैसे वो इस जंग से पहले संभाला करते थे। इजरायली फोर्सेस ने करीब 15 महीने तक पूरे गाजा में बमों की बारिश की थी। इजरायली बमबारी से पूरा गाजा शहर खंडहर में तब्दील हो गया, लेकिन इजरायल के साथ सीजफायर के बाद जब हमास के लड़ाके फिर से अपनी सुरंगों से बाहर निकले, तो वो एकदम साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहने हुए दिखाई दिए। उनके पास हथियारों का पर्याप्त जखीरा भी मौजूद दिखाई दिया और अब ट्रकों और गाड़ियों में सवार होकर वो गाजा की सड़कों पर निकल रहे हैं, पूरे इलाके पर एक बार फिर से अपनी अथॉरिटी को स्टेब्लिश कर रहे हैं। हमास के लड़ाके पूरे गाजा में अपने झंडे लहरा रहे हैं और इस सो कॉल्ड जीत का जश्न मना रहे हैं। हमास के फिर से कब्जा जमाने के बाद गाजा के लोग भी हैरान हैं कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जंग के बाद अब गाजा का क्या हो। क्योंकि इस तरह की बात की जा रही थी, इजरायल ने भी ये कहा था कि गाजा में अब हमास का कंट्रोल नहीं होगा। वहीं जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी है, जो वेस्ट बैंक को संभालती है, उसकी मांग थी उनका कंट्रोल गाजा में होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमास के लड़ाकों ने युद्ध विराम के बाद बाहर निकलकर अपनी अथॉरिटी को दिखाया है, उससे अब गाजा के रहने वालों की समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार गाजा को अब चलाएगा कौन। साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या कभी इजरायली फौज हमास को खत्म करने में कामयाब होगी या नहीं। इजरायल ने ऐलान किया कि हमास के पूर्ण खात्मे तक ये लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन सीजफायर के ऐलान के बाद ही हमास के लड़ाके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पूरा गाजा उनके कंट्रोल में है। जब युद्ध शुरू हुआ था, तब हमास ने इजरायल पर हमला करने के लिए अपने कई हजार लड़ाके भेजे थे। 7 अक्टूबर के बाद हमास के पास लगभग 24 बटालियन होने का अनुमान लगाया गया था, जिनमें तकरीबन 30,000 लड़ाके शामिल थे। गाजा में कुछ और लड़ाके समूह भी हैं, जिनमें से मेनली एक फिलिस्तीन का इस्लामिक जिहाद है, जिसके पास हजारों को लड़ाके हैं। तो इस तरह से एक मोटा मोटी अनुमान लगाया गया कि जब जंग शुरू हुई, तब तकरीबन 40,000 लड़ाके गाजा पट्टी में से थे जो इजरायल की फौज से टक्कर लेने में सक्षम थे। आतंक इनका सामना, जब हमास के लड़ाकों का सामना जब इजरायली फौज से हुआ, उसमें 3 लाख रिजर्विस्ट बुलाए गए थे और गाजा में लड़ने के लिए लगभग 5 डिवीजन जो है तैनात की गई थी। गाजा लड़ाई लड़ने वाली जो मेन डिवीजन थी इजरायल की, उनमें 36 बख्तरबंद डिवीजन, 162वीं डिवीजन, पैराट्रूपर्स और कमांडो की 98वीं डिवीजन और गाजा डिवीजन 99वीं डिवीजन और 252वीं डिवीजन शामिल थी। ये इजरायल की फोर्सेस की डिवीजन की बात कर रहे हैं। डिवीजन एक बहुत बड़ी यूनिट होती है किसी मिलिट्री के हिसाब से। इजरायल पर शुरुआती हमले के बाद हमास को नुकसान उठाना पड़ा था। जब इजरायली फौज भारी पड़ी, तो हमास के लड़ाके गाजा की शुरुआत जो भूल भुलैया कही जाने वाली सुरंगों में जाकर छुप गए। जनवरी फरवरी में पिछले साल जब इजरायल फोर्सेस ने गाजा में अपने अभियान को थोड़ा सा स्लो किया और उसके बाद खान यूनिस के इलाके पर अपना कंसंट्रेशन किया, तो 98वीं डिवीजन ने हमास के इस इंपॉर्टेंट इलाके को साफ करने में कई महीनों बिता दिए। खान यूनिस बहुत बड़ा गढ़ है गाजा में हमास का। आईडीएफ ने लंबे वक्त बाद राफा में जाने का फैसला किया। इस दौरान हमास को मार्च और अप्रैल के महीने में गाजा में एक तरह का एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गया और एक तरीके का एक तथाकथित युद्ध विराम का मौका मिल गया। एक तरीके से कहा जा सके तो उस वक्त युद्ध बहुत हल्का हो गया और इससे हमास को अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी मदद मिली। पूरे युद्ध में हमास की प्लानिंग काफ़ी शानदार थी। हमास को पता था कि सीधे युद्ध में वो कभी भी इजराइल पर हावी नहीं हो सकता, इसलिए उसने एक सीधे टकराव से बचते हुए दूसरा रास्ता अपनाया और उसने पूरी प्लानिंग की और इसके साथ पूरा समय लिया।
खास बात ये रही कि उसने अपनी प्लानिंग की भनक किसी को नहीं लगी थी, लेकिन हमास की प्लानिंग का एक हिस्सा बहुत ज़्यादा अहम है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद, हमले के बाद उसका क्या प्लान होगा, इसके लिए उसने अपनी सुरंगों के नेटवर्क का काफ़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया और जो आने वाले खतरे थे उनको पहचाना, और यहाँ तक कि वो सुरंगों पर पूरी तरह से निर्भर भी नहीं रहा। यही वजह है कि इजराइल की तकनीक से लैस जो जवाबी हमले थे वो भी हमास को खत्म करने में नाकाम रहे। और उसकी बड़ी वजह यही है कि हमास का कोई राजनीतिक अस्तित्व वैसा नहीं है कि कोई आइडियोलॉजी हो, कोई स्पष्ट आइडियोलॉजी नहीं है जिसके खिलाफ लोगों को खड़ा किया जाए या लोकल लोगों को खड़ा किया जाए। आइडियोलॉजी के नाम पर फिलिस्तीन और इजराइल का विरोध, फिलिस्तीन और इजराइल की जो जंग है, जो इजराइल का विरोध है, वही उसकी आइडियोलॉजी है। और इसी आइडियोलॉजी के बेस पर हमास वहाँ खड़ा हुआ है, जिससे कि गाजा के जो बाकी लोग हैं, जो आम बाशिंदे हैं, वो भी इत्तेफाक रखते हैं और किसी भी तौर पर गाजा के लोगों से हमास को अलग नहीं कर पाई इजराइल की फोर्सेस। तो गाजा के लोगों में ये मैसेज नहीं दे सके कि हमास के होने की वजह से आपको खतरा हो रहा है। इसके अलावा हमास टॉप लीडरशिप पर कभी पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रहा। टॉप लीडरशिप खत्म हुई तो हमास को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये सच है कि युद्ध में इजराइल एक बहुत बड़ी ताकत था और हमास केवल एक लिमिटेड लड़ाकों का संगठन। इसमें कुछ संगठन जैसे कि लेबनान का हिजबुल्ला, जो इजराइल का विरोधी होने के नाते साथ दे रहा था, लेकिन डायरेक्ट हमास को कोई मदद नहीं पहुंचा पा रहा था। इजराइल के जितने विरोधी हैं, ईरान है, हिजबुल्ला है, हूती है या सीरिया के कुछ संगठन हैं, वो इजराइल का विरोध जरूर कर रहे थे, लेकिन सीधे हमास को गाजा में जाकर मदद नहीं पहुंचा पा रहे थे। और जंग शुरू होते समय जहां हमास के पास बस कोई 40,000 लड़ाके ही थे जैसा कि अनुमान है, वहीं इजराइल की फौज के पास 3 लाख सैनिक थे। इजराइल के पास ड्रोन, डिफेंस, तोपें, फाइटर जेट्स, बहुत बड़ी एयरफोर्स, बहुत ज़्यादा ताकतवर फौज थी इजराइल की, लेकिन फिर भी हमास का खात्मा नहीं हो सका। गौर करने वाली बात यह है कि हमास का खात्मा होने तक युद्ध विराम के लिए इजराइल राजी नहीं था, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में उन्हें राजी होना पड़ा। नेतन्याहू सरकार के इस फैसले के खिलाफ उनकी खुद कैबिनेट में उसकी आलोचना की गई। इजराइल आर्मी के चीफ हर्जी हवेली ने तो इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया। हालांकि उनका कहना है कि ये इस्तीफा वो 7 अक्टूबर 2023 के हमले को रोक न पाने की जिम्मेदारी लेते हुए दे रहे हैं, लेकिन जो न्यूज़पेपर्स में खबर छपी है उनके मुताबिक वो इस बात से नाराज है कि वो हमास का खात्मा 15 महीने में नहीं कर सके और युद्ध विराम हो। खैर, जाहिर सी बात है, पूरी ताकत और अमेरिका जैसी महाशक्ति के पूरे समर्थन के बावजूद अब इजराइल हमास का गाजा से खात्मा करने में कामयाब नहीं हो सका, तो इसकी कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर होगी, और वो वजह है गाजा में लोगों का हमास को समर्थन। क्योंकि सुरंगों में रहने के बाद जब सुरंगों को भी मिटाने की टेक्निक इजराइल ने ईजाद कर ली, तो हमास के लड़ाके आम लोगों में घुल मिल गए और आम लोगों के बीच में से इजराइल ऐसा कोई सुराग नहीं ढूंढ पाया कि वो गाजा के लड़ाकों को पहचान सके। यही बात बताती है कि गाजा की आम आवाम के बीच में हमास की पॉपुलैरिटी कितनी है और हमास का समर्थन कितना है, और यही वजह है कि गाजा से हमास को ख़त्म कर पाना इजराइल के लिए कितना मुश्किल है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।